हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और 7.2 में टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं, तो 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है कि एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये कोई एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के 1, 2, 4, y। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 6 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 5। फोर कामा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें नहीं पता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पॉइंट ए बी सी डी आपको बताया गया है कि ये वर्टिसेस हैं, किसकी हैं, पैरेललोग्राम की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो ये जो y है और ये जो x है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो पैरेललोग्राम है, अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें पता है तो हम इस सवाल को लगा पाएंगे, अगर नहीं पता है तो हम सवाल नहीं लगा सकते। एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल्स है ए सी, एक डायगोनल है ए सी, एक डायगोनल है बी डी। ठीक है, तो ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी जो डायगोनल है और बी डी जो डायगोनल है वो यहां पर मिलेंगे। दोनों का डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। मान लेते हैं, हम इसे कह लेते हैं ओ, हम इसे क्या कह लेते हैं, ओ। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ मान लेते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो यहां पर जो है ओ, अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि ओ ए, यहां लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, यहां से ये भी लिखा जा सकता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? अरे भाई, प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो AC टोटल लेंथ थी, इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ में, यानी ये और ये इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी हमें पता है, इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, तो फिर इससे पॉइंट कैसे निकलेंगे भाई, इससे x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अच्छा, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? तो O पॉइंट आप देखो ना, A और C का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम तो हमने इससे पहले सीख रखी है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो जाके आप देखिए, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमने वहीं सिखाया। तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए और सी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चे x, 6। ठीक है, x, 6। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2
और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 6 और ए और सी का जो पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इक्वल में, ठीक है, 1:1 रेशो में, वो ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ए और सी का मिड पॉइंट निकालोगे और ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 2 कामा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे, ये कोऑर्डिनेट होंगे ओ के, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होंगे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा बी और डी, चलिए बी और डी लिखते हैं। अब हम बी और डी लिखेंगे, बी और डी, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, लिख पाएंगे, हाँ बिल्कुल, वो तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखा है 4, y। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, y एंड ए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 5। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो क्या बी डी का मिड पॉइंट निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 4 प्लस इसका x1 प्लस x2, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कामा y, इसका y और इसका y, यानी y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अच्छा ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, तो बी और डी को डिवाइड करने वाला इक्वल डिस्टेंस में, यानी इक्वल 1:1 रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट ओ ही है, तो ये भी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अरे ये तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये भी हैं, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये भी हैं, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। जब ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये भी हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वल हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इतना तो कर लिया होगा, ठीक है। चलो हम इस ओ पॉइंट कोऑर्डिनेट इसको लिखते हैं, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 2 कामा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो या फिर हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं 6, 2, 8, 6, 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4, 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 4, 3 7/2 कामा y + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपस में ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा बच्चे, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बराबर होगा, ठीक। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। रब करते हैं हमसे, अगर इसका x कोऑर्डिनेट इसके y, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर आपस में बराबर हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 बराबर किसके होगा, 7/2 ठीक है, 7/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 + x = 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 - 1, यानी x आ गया 6 के बराबर, ठीक है, x आ गया 6 के बराबर, 7 - 1 6, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 6। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बराबर होगा, तो 8/2 बराबर होगा किसके, y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, y + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से देखो y + 5 = 8, तो y = 8 - 5, 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया, 8 - 5 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो क्या x और y की वैल्यू आ गई क्या, बिल्कुल। ये देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी क्या लगानी थी कि OA = OC, हम फिर से लिख रहे हैं, OA = OC, तो मिड पॉइंट लगाएंगे इस वाले डायगोनल के लिए, और फिर उसके बाद OB = OD, तो इस वाले डायगोनल के लिए मिड पॉइंट लगाएंगे। तो दोनों बार यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, ठीक है। फिर इनको इक्वालिटी कर देंगे, यानी इनको इक्वल कर देंगे आपस में, और फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी जो हमें पैरेललोग्राम की पता होनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं होते हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडों के स्क्वायर का सम जो बराबर होता है, सारी साइडों के स्क्वायर का सम बराबर होता है डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। किसी भी तरह से कोई अननोन दे देगा, आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, ठीक। तो हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट
A where AB is the diameter of a circle वो सेंटर इज 2 कामा -3 एंड B इज 1 कामा 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कोई एक सर्किल है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पर ये बताया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। तो ए बी अगर डायमीटर है तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ए बी है डायमीटर सर्किल का। भाई सर्किल का अगर आधा लोगे, इतना लोगे यहाँ से सेंटर से ओ, तो ये ओ बी हो रेडियस होगी, ओ ए रेडियस होगी, पूरा लोगे डायमीटर होगा, ठीक है। तो ए बी सी लाइन जो है डायमीटर ज्वाइन है और सेंटर दे रखा है 2 कामा -3, यानी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 कामा -3, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं आपसे, ठीक है। बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 कामा 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 कामा 4 दे रखे हैं और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रखे हैं। तो हमने कहा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कामा वाई हमने मान लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x कामा वाई मान लिया। भाई नहीं पता है हमें तो हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कामा वाई मान लिया, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बताइए। अब देखो ये ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं। हम अगर ये कहें तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि ओ ए और ओ बी रेडियस है सर्किल की, और सर्किल की जो रेडियस होती है वो तो हर जगह बराबर होती है। एक लाइन और खींच दो यहाँ पे तो वो भी इसके बराबर आ जाएगी। तो ओ ए और ओ बी बराबर है, इसका मतलब 1:1 रेशियो में ओ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है। तो क्या हम यहाँ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मिड पॉइंट वाला वही। तो इसका मतलब ओ पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और सर्किल का मिड पॉइंट तो होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट सर्किल का सेंटर होता है। तो ओ पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो ए और बी पर हम लगाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट x और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो x + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट तो y + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले? ये तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पहले से दे रखा था कितना, तो ये बराबर हो जाएंगे 2 कामा -3, ठीक है, 2 कामा -3 के। तो यहाँ से देखो इस, तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 2 एंड y + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 3 -3। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो x + 1 = 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 1 यानी 3, x = 3 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो y + 4 = 3 दूना 6 माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ गई -4 जाएगा तो उधर -6 -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10। यानी आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो x, y यानी 3, -10। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, -10, ये हो जाएंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। x y जिसको आप माने थे वो x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू -10 निकल के आएगी। तो आपसे यही पूछा गया था ना क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। देखिए कितना सिंपल सवाल था, बस केवल मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था हमें, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल सवाल है, कोऑर्डिनेट में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर -2, यानी ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए बी और ए पी = 3.7 टाइम्स ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी पॉइंट से कोई एक लाइन ज्वाइन है, तो हमने कहा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने इसको मान लिया, बी पॉइंट हमने इसको मान लिया, ठीक है।
ए और बी से कोई पॉइंट ज्वाइन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -2, -2, -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -4, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच डेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन पी पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी ये दे रखे हैं कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी, ठीक है, इंटू ए बी, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कहीं लाई करती है पी, ठीक है। पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने, ठीक। ये ए पी है, ठीक है, ए पी, और ये ए बी है। अगर हम यहाँ से चाहें, यहाँ से, तो आप ये देख रहे होंगे कि ए पी अपॉन ए बी कितना है 3:7 का रेशियो है, ए पी अपॉन ए बी। इसका मतलब पी पॉइंट कहीं पर है, वो ए पी है, मान लेते हैं कि पी पॉइंट है। अगर हमें नहीं पता तो हमने पी पॉइंट को यहीं मान लिया, पी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। आपका मन हो यहाँ मानने का तो यहाँ मान लो, यहाँ मन हो तो यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, ठीक है। पी पॉइंट हमें पता नहीं है ना, तो ए पी अपॉन ए बी, ये ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, तो ए बी तो पूरी है, आप देखो ना, ए बी तो पूरी है, और ए पी क्या है, ए पी तो इतनी है, भाई ए पी इतनी होगी और ए बी इतनी होगी। अच्छा, ए बी आपको नहीं लगता ए बी जो है वो बराबर है ए पी प्लस पी बी। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को कि ए बी बराबर है किसके है, ए बी बराबर है, ये जो ए बी है, ए बी वो बराबर किसके है, ए पी प्लस पी बी, ये बराबर है, ठीक है। अच्छा, ए बी आपको देखो दे रखे हैं कितना कितना 3 दे रखे हैं। अगर ए पी आपको कितना दे रखे हैं 3 दे रखे हैं। अगर ए पी 3 है और ए बी आपको दे रखे हैं 7 यूनिट, और ए बी 7 है, अगर ए बी 7 है तो बच्चे पी बी कितनी होगी, पी बी, तो पी बी आप लिखोगे, यहाँ जाएगा इधर जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आप ये पी बी लिख पाओगे, पी बी कितना लिख पाओगे 4, पी बी लिख पाओगे 4, ये पी बी हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या ये लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए पी कितना है 3 है, और पी बी कितना निकल के आए, पी बी 4 निकल के आई, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी 3:4 लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि पी पॉइंट जो है वो ए बी को 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर पी पॉइंट ए बी को 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता होगा, ठीक। अब हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे, क्यों, हमें सेक्शन फॉर्मूला आता है। और अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियोस देखिए जाके, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, ये बात आई होप आप समझ चुके होंगे, तो हम इसे रब कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता था, दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता था रेशियो को, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई दूर वाले कोऑर्डिनेट, इसका दूर वाला कोऑर्डिनेट इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आइए लिखते हैं, तो 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका किसका है, बी पॉइंट का 2 है, प्लस 4 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 है, डिवाइडेड बाई रेशियो कितना है 4:3, यानी 3:4, तो 3 + 4, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए 3 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है, -4, प्लस 4 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट -2, डिवाइडेड बाई कितना होगा 3:4, यानी 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, ये आ गया, ये अलग है, ठीक है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक। तो अब यहाँ से लिखते हैं 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 7 हो गया, कामा 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 7, ये अब 4 × 2 = 8 -2 है ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया -2/7, ये कितना हो गया 12 × 8 = 20, -20/7। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो
तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -2/7 कामा -20/7, ठीक है। तो पी पॉइंट का बच्चे कोऑर्डिनेट होगा -2/7 कामा -20/7, ठीक। भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाना था, बहुत सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना था बस। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो आपको दे रखे हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको एपी और पीबी का नहीं रखे हैं, ये एपी और एबी का रिलेशन है, ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली थी, ये चीज़ देखने वाली थी। आप 3:7 का रेशियो लगा दोगे, सवाल का आंसर ठीक नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। आपको समझना होगा कि एपी और पीबी का रेशियो चाहिए हमें, तो पीबी का रेशियो यहाँ से निकाल सकते थे, वो ऊपर जो हमने किया था प्रोसेस। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो लाइन है वो किससे ज्वाइन कर रही है, तो लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पर 2,8, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,8। अब आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं बताने, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, पॉइंट के नहीं, पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी एक पॉइंट थोड़े ना होगा, एक ऐसा पॉइंट थोड़े ना होगा जो ए बी को 4 भागों में डिवाइड कर देगा, 4 बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, तो पॉइंट्स होंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट अगर आप रखोगे तो ए बी को तो 2 ही पार्ट में डिवाइड होगी, तो फिर कितने पॉइंट रखे, अच्छा 2 पॉइंट रख दो, तो 2 पॉइंट अगर मान लो एक पॉइंट हमने रखा, एक पॉइंट यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट रख दिया यहाँ पर, ठीक है, पी पॉइंट। तो अब देखो पी पॉइंट अगर एक पॉइंट रख दिया तो ए बी को तो 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। अब बराबर बराबर, तो पी अगर मिडिल में रख देते तो बराबर बराबर हो जाती। तो एक पॉइंट रखने से तो काम नहीं चलने वाला अपना, तो फिर 2 पॉइंट्स चलेगा काम। 2 पॉइंट रख के देख लेते हैं। चलो मान लो हमने 2 पॉइंट रख दिया, ये देखो यहाँ पे 1 रख दिया, ये देखो यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या बराबर बराबर 4 भागों में डिवाइड हो गया, 4 भागों में नहीं 3 भागों में डिवाइड हो गया, 4 भागों में नहीं हो। तो फिर क्या किया जाए, 4 भागों में हमें डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट रख देते हैं। लाओ 3 पॉइंट अब रखते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट रखते हैं, ये 3 पॉइंट रखते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया। अब 4 भागों में डिवाइड करना तो एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, फिर दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया, ठीक है, ये थोड़ा इधर हो गया। तो आप देखो यहाँ पर अब 1 2 3 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गई लाइन। अब ए बी को हमने डिवाइड करना था, उसमें क्वेश्चन में बोला है 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4, और ये चारों बराबर है, ठीक है, चारों बराबर हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं P, इस पॉइंट का नाम रखते हैं Q, इस पॉइंट का नाम रखते हैं R। तो आपसे P Q R तीनों के कोऑर्डिनेट पूछा है, तीनों के। अब तीनों के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखना है यहाँ, कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं, बहुत सरल सवाल है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के चक्कर में नहीं कि P पॉइंट तो डिवाइड कर रहा होगा ए बी को, अगर ए बी ये इक्वल है तो 1:1:3 रेशो में P पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो 1:3 रेशो में, तो इसके रेशो को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके रेशो को इससे मल्टीप्लाई करो और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो। इस तरह से क्या आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा आंसर। लेकिन क्यों आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जब सवाल बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए आ सकता है, तो क्यों सेक्शन फॉर्मूला में हम जाएं। अब वो कैसे आ सकता है, आप देखो, ये जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन हमने किया है P Q R पॉइंट इस लाइन पर ड्रा करके, तो ये आपस में सब जो है बराबर हो जाएंगी, यानी ए पी इज इक्वल टू है P Q इज इक्वल टू है Q R इज इक्वल टू है R B। इस बात को जरा आप समझो, इक्वल पार्ट बोला है तो ये आपस में बराबर होंगे,
बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जितनी बड़ी होगी, यानी जितनी लेंथ ए क्यू की होगी उतनी ही लेंथ तो क्यू बी की होगी। तो क्या क्यू पॉइंट ए बी का मिडिल पॉइंट है क्या? हाँ बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। तो अगर मिडिल पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं -2, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो -2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट +2 डिवाइडेड बाई 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट 8 डिवाइडेड बाई 2। कितना है क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट दे तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। और ये कितना है 8 2 10, 2 से डिवाइड करोगे 2 5 10, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 0,5। इतना समझ में आया कि नहीं? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5 आया पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 आया, ठीक। अच्छा, ए और अगर ये आपस में बराबर है, ए पी और पी क्यू आपस में बराबर है, ए पी और पी क्यू आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब पी पॉइंट जो है वो ए और क्यू का मिडिल पॉइंट है। पी पॉइंट अगर ए और क्यू का मिडिल पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो भाई, यहाँ तो पॉइंट पता हो चल गए और ये पॉइंट आपको पता है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम करो तो -2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए देखो -1, अरे 2 + 0 तो -2 कैंसिल होगा, तो -2 और 2 से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा, और 5 2 7/2। इसका मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -1,7/2। क्या क्यू पॉइंट, क्या आर पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो क्यू आर, क्योंकि देखो क्यू आर और आर भी बराबर है। अगर क्यू आर और आर भी बराबर हैं तो इसमें और इसमें मिडिल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट +2 डिवाइडेड बाई 2, कम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 8 5 13/2। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1,13/2। तो इसका मतलब आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1,13/2, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1,7/2, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट सॉल्व हो गए। और पी क्यू आर 3 पॉइंट जब हमने ड्रा किया तो देखो 1 2 3 4 बराबर टुकड़ों में लाइन डिवाइड हो गई। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होना था, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। अच्छा, रोम्बस की वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और एरिया आपसे पूछ रखा है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस हिंट में भी दे रखा है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो अगर डायगोनल, एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है, तो D1 D2 यानी हाफ D1 D2 एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ठीक है। और आपको जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे ये रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर 10 डाल देते हैं हेडिंग। जैसे ये रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है? सारी साइडें बराबर होती है, पैरेललोग्राम ऐसा। तो ये एक रोम्बस है मान लेते हैं, और इसके पॉइंट है A B C D, ठीक है। ये एक पॉइंट है। अच्छा, रोम्बस के पॉइंट दे रखे हैं 3,0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चे? 4,5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी पॉइंट के -2,-1। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,-1, ठीक है। तो ये रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, सबके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको एरिया फाइंड करने को बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस मान लेते हैं कि ये जो डायगोनल है BD, और एक डायगोनल होगा AC के, एक डायगोनल होगा AC, एक डायगोनल होगा BD। AC वाला डायगोनल मान लेते हैं D1 है, और BD वाला जो डायगोनल है मान लेते हैं D2 है। तो एरिया क्या होगा रोम्बस का? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा? तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2।
हमने हिंट में भी तो लिख रखा है, हिंट में नीचे लिख रखा है, एग्जाम में ऐसा हिंट नहीं देंगे आपको। एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा कितना होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो प्रोडक्ट हम डायगोनल हमने मान लिया, एक डायगोनल AC को हमने मान लिया D1 और B2 को हमने मान लिया D2। ठीक है, तो D1 D2 कैसे निकालें भाई? D1 D2 तो बहुत सिंपल निकालना है भाई। D1 कितना होगा? तो D1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस भाई, D1 हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा? A और C के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फार्मूला निकालना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना हमें बहुत अच्छे से आता है। कितना हो जाएगा भाई बताओ? तो 3 में से 1 निकालेंगे, मतलब 3 - 1, तो 3 - -1 प्लस ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 4, 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया? 3 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो 3 1 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 चौक 16, -4 का करो चाहे +4 का करो स्क्वायर, साइन अरे भाई -4 का करो स्क्वायर चाहे +4 का करो स्क्वायर, ये 16 ही आना होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 16 और 16, इसका मतलब ये आप ये लिख सकते हो कि 16 × 2, ये है लिख सकते हो ना 16 × 2। अच्छा, अब अंडर रूट के बाहर क्या निकाल सकते हो? ये देखो बाहर निकल आएगा, ये 16 किसका अंडर रूट होता है? 16 किसका अंडर रूट होता है? तो अंडर रूट के बाहर निकलता है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 4 √2 लिखा है आपने 4 √2 लिखा है। ठीक है भाई, अगर हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 2, और अंडर रूट के बाहर पूरा पेयर निकलता है, 1 निकलता है। अगर पेयर बना है तो यहाँ पे पेयर बना है तो 1 निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा, और अंडर रूट के अंदर ये 2 बच जाएगा, तो 4 √2 आ गया। ये क्या आ गया? डिस्टेंस D1, ये D1 डायगोनल D1 आ गया, जो कि AC है, वो कितना है? 4 √2। क्या डायगोनल D2 लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई? वही फॉर्मूला यहाँ लगाना D2 में। ठीक है, तो हम लिखते हैं 4 - 2, 4 - -2 करेंगे, पाँच -1 करेंगे, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस को निकालें, BD का डिस्टेंस कितना होगा? D2 हमने D2 कितना होगा? तो 4 और माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36। यानी आप इसे क्या कह सकते हो? 36 × 2 लिख, अभी 36 तो 2 टाइम 36 लिख सकते हो, लेकिन 36 में अगर आप देखो 36 जो लिखा हुआ है, इसको 6 × 6 × 2 भी तो लिखा जा सकता है, और पेयर अगर है तो एक बाहर निकलेगा, इसका मतलब 6 √2 लिखा हुआ है, 6 √2 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं तो आप यूनिट लिख दो यहाँ पर। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। यानी जो D2 है, D2 जो दूसरा डायगोनल है D2, वो कितना है? दूसरा डायगोनल जो D2 है ये BD, वो 6 √2 है। अच्छा, और D1 कितना है? D1 जो डायगोनल है, D1 डायगोनल है 4 √2 है। तो फिर एरिया बताओ कितना होगा? एरिया हमसे तो एरिया पूछा था ना, तो एरिया होगा ½ D1 D2। यही फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ½ D1 कितना है? D1 कितना है? ये D1 है हमारा, ये D1 है भाई, यही तो D1 निकल के आया 4 √2। तो 4 √2, D2 कितना निकल के आया? तो ये देखो D2 निकल के आया, ये पूरा कितना? 6 √2, ये निकल के आया 6 √2, 6 √2। तो यहाँ से आप देखो -1, 4 हम लिखते हैं, C पॉइंट का रेट है -1, 4। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 अगर हो जाएगा भाई, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 आता है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है ये मल्टीप्लिकेशन में ही तो होगी, तो ये 2 लिखी हुई है। 2 से अगर हम 2 को कैंसिल कर दें तो 6 × 4 यानी 4 × 6 बचेगा, और 4 × 6 24, 4 × 24 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब क्या आ गया? एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा होगा एरिया ऑफ दिस रोम्बस ABCD। आई होप बच्चे आप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज हमारी 7.2 यहीं से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आगे का हम स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल डिटेल्ड में हमने 2 वीडियो में इसको बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है एक्सरसाइज 7.2 को। तो अगर आपको देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें पूरा कंप्लीट है। इससे 5 क्वेश्चन उसमें करवाए हैं और 5 क्वेश्चन ये। ठीक है, तो हम अब अगला आगे स्टडी करेंगे। आगे क्या है?
एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स बिल्कुल डिटेल्ड में एक एक चीज़ें सीखनी है, अब जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो बिल्कुल हम डिटेल्ड में आपको समझाएंगे कि क्यों एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।